ओके, अच्छा पेपर है। ओके, इट्स फैब मार्च 2024, पेपर 42। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज आयरन ओर कंटेन्स iron 3 oxide. A blast furnace is used to extract iron from iron 3 oxide. Equation for some of the reactions in the blast furnace are shown. Equation 1 shows the combustion of carbon in the blast furnace. Name the substance which provides the carbon for this reaction. तो कार्बन के लिए हम क्या डालते हैं? We add coke. ठीक है, कह रहा है state the purpose of the combustion of carbon in the blast furnace. कार्बन जब ब्लास्ट फर्नेस में उसकी कंबशन होती है तो कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी और इट आल्सो प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड. एक्चुअली तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कंबशन तो हमारा सेकेंडरी हो रहा है, वो भी फायदा है हमारे पास, लेकिन पहला रिएक्शन हमने इसलिए करवाया था ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बने. तो इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो प्रोड्यूसेस हीट. तो दो काम हो जाते हैं इसकी वजह से. प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. हीट तो हम एक्सटर्नली भी कर रहे होते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी चाहिए होती है हमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा. ठीक है, इम्प्योरिटीज का क्या काम है यहाँ पे अब्दुल्ला? पहले पार्ट में तो उसने ये पूछा हुआ है कि जो कार्बन है वो कहाँ से आ रहा है. देखो, आज जब आप ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करते हो तो यू यूज 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. वो जो रॉ मटेरियल्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास कोक होता है जिसमें जिससे कार्बन आता है, और ऑब्वियसली हेमाटाइट और होती है जिसमें आयरन आइंस होते हैं, आयरन ऑक्साइड, और लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये 3 रॉ मटेरियल है. कोक से हमें कार्बन मिलता है, आयरन ऑक्साइड से हम आयरन आइंस को रिड्यूस करके आयरन बनाएंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जो कि सैंड इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाता है. ये सारी चीजें हमें, इसलिए रीजन क्या है इन सारी चीजों का वो मैंने सामने लिख दिया है इसके. नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है आयरन 3 oxide ore is converted into iron when it reacts with carbon monoxide. अब कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रियल रिड्यूसिंग एजेंट इसमें काम कर रहा होता है. उसकी इक्वेशन भी याद रखनी है आपको. कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन आयरन 3 oxide. परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन अगर आपको निकालना है तो आयरन, इसमें वी हैव 2 मोल्स ऑफ आयरन एटम्स. तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो 56 होता है, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल, डिवाइडेड बाय molecular mass of this whole formula जिसमें 2 आयरन आ जाएंगे एंड 3 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये हमारे पास परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन आ जाएगा इन दिस कंपाउंड विच इज 70%. बेटा, ब्लू हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट का कलर ब्लू होता है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड का कलर भी ब्लू होता है. परसेंटेज बाय मास निकालना है. परसेंटेज बाय मास निकालने का तो वो एक ही फॉर्मूला है ना हमारे पास. अगर मुझे इस पूरे फॉर्मूला में ये निकालना है कि आयरन कितने परसेंट है, तो इसमें सिर्फ आयरन का मास निकालेंगे. वी हैव 2 आयरन इन दिस फॉर्मूला, तो 2 into 56 जो कि आयरन का एटॉमिक मास है 56, डिवाइडेड बाय इस पूरे फॉर्मूले का मास जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास होगा. इसमें 2 आयरन दोबारा से आ जाएंगे एंड 3 ऑक्सीजन, 3 into 16. तो नीचे डिनोमिनेटर में हमने टोटल मास लिया है इस फॉर्मूले का, और न्यूमरेटर में हमने सिर्फ आयरन का मास लिया है जो इस फॉर्मूला में प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए जो हम करते हैं. सही है उमेजा? जब भी देखो पार्ट 2 में वो आपसे कह रहा है स्टेट द पर्पस ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. कार्बन की कंबशन इसलिए करवाई है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है. और ये रिएक्शन, क्योंकि कंबशन रिएक्शन एक्टोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसमें हीट एनर्जी भी निकलती है, तो हमें हीट भी मिल जाती है इसी रिएक्शन से और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है. तो दो पर्पसफुल हो जाते हैं इस रिएक्शन के थ्रू. ए का पार्ट 2, ए का पार्ट 2 ही तो बताए.
शबीर और उमैजा। शमाइम बेटा वो बात एंड में पूछ लेना, ये थोड़ा सा ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बात मैं मुझे थोड़ा सा बीच में याद दिला देना, किसी मोल्स के क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, अभी आएगा ना मोल्स का क्वेश्चन आगे। State the name of the iron ore which consists mainly of iron 3 oxide। तो उस ore का नाम हमने क्या पढ़ा है, दिस इज हेमाटाइट ore। Describe how carbon monoxide is formed in the blast furnace। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छा इक्वेशन ही मांगी है, डिस्क्रिप्शन मांगी है, अदरवाइज वी नो द इक्वेशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन, क्योंकि कार्बन ने रिडक्शन करवाई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। उसने डिस्क्राइब करने के लिए कहा था, इक्वेशन नहीं मांगी थी, इसलिए मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है। मार्किंग की रयान, इसकी मैं ढूंढ के आपको दे दूंगा, मार्किंग की मुझे भी नहीं मिली थी इसकी। आई थिंक पेपर तो मुझे आयशा ने भेज दिया था, एमएस इसकी ढूंढनी पड़ेगी अभी, बल्कि हम सॉल्व कर रहे हैं ना ये। ओके, राइट द सिंबल इक्वेशन टू शो द reaction that occurs when iron 3 oxide is converted to iron in the blast furnace। अब आयरन ऑक्साइड से जो आयरन 3 पॉजिटिव आयन रिड्यूस होता है, वो आपका किस तरह से होता है, वो इक्वेशन आपने याद की हुई है, और मैंने आपसे कहा है कि बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करके जाना, इसकी वहां पे एग्जाम में बैठ के बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप गड़बड़ कर देते हो। Fe2O3 when reacts with carbon monoxide it produces iron in elemental form, आयरन आयंस को रिड्यूस करवा दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। देखो मैंने ना सिर्फ एक मोल याद किए हुए, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 3 आता है ये याद किया हुआ है बस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 3 लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 3 लगाना पड़ेगा टू मेक कार्बन 3 ऑन द राइट हैंड साइड, और आयरन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है तो आयरन के साथ राइट हैंड साइड पे 2 लगाना पड़ेगा। अयान ये पीडीएफ में भेज देता हूँ अभी। आगे कह रहे हैं नेम द केमिकल प्रोसेसेस व्हिच हैपेंस टू द आयरन व्हेन आयरन 3 ऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयरन 3 आयंस को बेसिकली हमने क्या करवाया, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो दिस इज नोन एज रिडक्शन ऑफ मेटल। वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू आयरन 3 पॉजिटिव आयन आयरन मेटल बन रहा है, दैट इज रिडक्शन, राइट। नेक्स्ट ही इज सेइंग state the type of reaction shown by equation 2। equation 2 में कैल्शियम कार्बोनेट has been decomposed to produce calcium oxide and carbon dioxide। तो इस जब हीट करके मेटल कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। नहीं बेटा एक्सट्रैक्शन नहीं लिखोगे आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो, आप रिडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो। वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं ना, तो एक्सट्रैक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिएक्शन, वो एक प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस पूछ रहा है तो केमिकल प्रोसेस में आपका या तो ऑक्सीडेशन आएगा या रिडक्शन आएगा या रिडॉक्स लिख सकते हो, क्योंकि अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एक्सट्रैक्शन नहीं लिखोगे। चलें भाई आगे, आगे इज सेइंग एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन इन इक्वेशन 3 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एसिड बेस रिएक्शन। अब रिएक्शन 3 में क्या हुआ है, रिएक्शन 3 में कैल्शियम ऑक्साइड व्हिच इज अ बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना, सिलिका के साथ रिएक्ट कर रही है, सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या कहलाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। एस calcium oxide is basic in nature,
as it is a metal oxide. And silicon dioxide is acidic in nature as it is a non-metal oxide. State the chemical name of silicon dioxide. सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिकॉन 4 ऑक्साइड कहते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन 4 ऑक्साइड. SiO2 is known as स्किनारी है सबके पास. देखो बेटा, एवरी नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड एक्सेप्ट फॉर 2 नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जिसमें हमारे पास एक है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक है वाटर. वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके अलावा जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको हम एसिडिक कंसीडर करते हैं. Then the common name given to calcium silicate when it is formed in the blast furnace. क्या कहते हैं calcium silicate को? This is known as molten slag. या इसका केमिकल नेम क्या होगा? This is calcium. This is calcium silicate. आपको कैल्शियम सिलिकेट याद नहीं रहता तो आप उसको स्लैग या मोल्टन स्लैग लिख सकते हो. Yes, if you want you can just write slag, वो भी एक ही मतलब है. Next part is aluminum cannot be extracted from its ore using blast furnace because aluminum is a reactive metal. And remember, from all the metals in a reactivity series, from potassium, sodium, calcium, magnesium, and aluminum, these metals are extracted by electrolysis. If you want to reduce the metal ions of these metals, you have to perform electrolysis. State why aluminum is not extracted from its ore using a blast furnace, because aluminum is a more reactive metal than carbon. देखो हमारे ऊपर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिका, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम. अब वो मेटल जो एल्यूमिनियम से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन. All the metals below aluminum, they can be reduced by carbon, but all the metals aluminum and above aluminum, they are all reduced by electrolysis. रयान, अगर 4 नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा. आपने सिलिकॉन 4 लिखना है या सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिखना है. सिर्फ सिलिकॉन ऑक्साइड लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. बेटा कंबशन और डिकम्पोजिशन में ये डिफरेंस है. कंबशन जब हम करवाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे मीथेन है, उसकी कंबशन हो रही है. और डिकम्पोजिशन ये होती है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही रिएक्टेंट होता है, उसको आप हीट करते हो, वो ब्रेक डाउन होकर कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है. ठीक है. अच्छा, पार्ट ई में ही सेइंग कि एल्यूमिनियम जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं करवा सकते.
सही है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। कार्बन को यूज करके हम रिडक्शन सिर्फ उन्हीं मेटल आयंस की करवा सकते हैं जो एल्यूमिनियम से नीचे होते हैं, क्योंकि कार्बन रिएक्टिविटी सीरीज में हम लिखते तो नहीं है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, बट हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ये देखा था, ऑल दी मेटल्स बिलो एल्यूमिनियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या मतलब है कि कार्बन इज अबव जिंक बट बिलो एल्यूमिनियम। मेटल्स बिलो एल्यूमिनियम कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। जैसे आयरन को किया है अभी, आयरन ऑक्साइड को हमने पहले कार्बन के साथ हीट किया, तो क्या हुआ, कार्बन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड से फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन आइंस को रिड्यूस करवा रहा है इनटू आयरन मेटल। तो कार्बन ही डाला था ना, जो कोक डाला था आपने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही काम डायरेक्ट कार्बन भी करवाता है, लेकिन हम लोग रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ याद रखते हैं क्योंकि कार्बन ये काम स्लो करवाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फास्ट करवा रहा होता है। राइट। देखो बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स तो आपने दो रिडॉक्स में पढ़ा है, एक पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा मेटल्स में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, वो आपने एक कोक पढ़ा है जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और ये जो कॉपर है ना, कॉपर को हम रिड्यूस करवा सकते हैं, मतलब अगर कॉपर टू ऑक्साइड है, इसमें कॉपर आयंस है, इसको हम हाइड्रोजन गैस से भी रिड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन देखो कॉपर से ऊपर है। राइट। लेड आयरन और जिंक को मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिड्यूस नहीं करवा सकता, लेकिन मैं कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिड्यूस करवा सकता हूँ। जैसे कॉपर टू ऑक्साइड होता है, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ हीट करोगे तो कॉपर मेटल बन जाएगा और वाटर बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन से जो ऊपर है, लेड आयरन और जिंक, उनको कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस करवाना होता है। और जो जिंक से ऊपर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, उनको इलेक्ट्रोलिसिस से करवाते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ कॉपर आइंस को करवा सकता है इन कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर को भी करवा सकता है, गोल्ड को भी करवा सकता है, मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, उनको रिड्यूस करवा सकती है हाइड्रोजन गैस। सही है शमाइम, अहमद, फरियाल, हो गए बेटा क्लियर चीजें, आगे बढ़े। एक्सट्रैक्शन के बाद एल्यूमिनियम मेटल, देखो एक्सट्रैक्शन में हम आप एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करवा ही नहीं रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस से होगी, तो कैथोड और एनोड की इक्वेशन बनाएंगे इसमें। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। एल्यूमिनियम को हमने इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करवाया है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। ओके। both iron 3 oxide and aluminum oxide contain metal ions with a +3 charge. Write the electronic configuration of aluminum ion. अब एल्यूमिनियम एटम के पास we have 13 electrons, 13 atomic number होता है ना इसका, तो this is 2,8,3, but he is asking you for the aluminum 3 positive ion। जब इस पे 3 positive charge होगा, it means it must have lost 3 electrons from its valence shell. So now aluminum ion is left with 10 electrons, and electronic configuration would be 2,8। Next he is saying deduce the number of protons and electrons in Fe3 positive ion। Fe3 positive ion, आयरन का आप एटॉमिक नंबर देखो, दैट इज 26। जो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं किसी भी एटम के पास, लेकिन ये आयरन क्योंकि आयन है आयरन का, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हुए, तो 26 के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 23। ठीक है भाई, आगे बढ़े। The elements in group 7 of the periodic table are known as halogens। Halogens can form halide ions। मतलब हेलोजन जैसे क्लोरीन है, उसका जब आयन बनता है तो उसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन।
Identify the halogen with the lowest density at room temperature and pressure. अब halogens में, if we start from top of the group, so we have fluorine, chlorine, bromine, iodine. So down the group, halogens का mass decrease होता है. तो mass decrease होगा, सॉरी मास इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता. इनका एमआर बढ़ रहा है ना, मास इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. तो आयोडीन की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी और लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी. which is the halogen with the lowest density, that is fluorine. ऊपर वाला देखना है, चलो चले आगे. अब्दुल्ला, अरे भाई ये है फेब मार्च 24 आईजीसीएसई का है. ओ लेवल का 24 वाली कोई सीरीज नहीं होती है, मैं मार्च वाली सीरीज कोई नहीं होती है, फेब मार्च आईजी की होती है, तो उनका पेपर है. तो मैजा बेटा फ्लोरीन तो लिया है. लोवेस्ट डेंसिटी क्या होगा? फ्लोरीन का होगा ना, क्योंकि लोवेस्ट मास है तो डेंसिटी भी कम होगी. State the appearance of the bromine at room temperature and pressure. RTP means room temperature and pressure. So bromine is red brown liquid at RTP. कलर्स याद किए ना इसके. ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में रेड ब्राउन लिक्विड होता है और गैसियस फॉर्म में वो ब्राउन वेपर्स होते हैं. और जब ब्रोमीन को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस ब्रोमीन, तो वो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनाता है. Use the periodic table to give the symbol of the halogen with the highest atomic number. अब हाईएस्ट, अब ग्रुप 7 के एलिमेंट जो होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं ना. अब हम तो आयोडीन तक पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप 7 में और भी नीचे एलिमेंट्स होते हैं. अगर आप ग्रुप 7 को देखोगे तो सबसे जो बॉटम मोस्ट पे हमारे पास एलिमेंट है ग्रुप 7 में, वो क्या दिया हुआ है? टेनिसीन, जिसका सिंबल है टीएस, और इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा हुआ है? 117. तो ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो एटॉमिक नंबर है, राइट. तो आपने इसका एटॉमिक नंबर लिखना है ना. सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? टेनिसीन का है. अब आपने बस प्रोडक्ट टेबल से देख के लिखना है, इसके बारे में कुछ याद नहीं करना है. गिव द सिंबल ऑफ द हैलोजन विद द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. तो इसका एटॉमिक नंबर 127 और इसका एटॉमिक सिंबल मांगा हुआ था, बल्कि टीएस. reduce the number of occupied electron shells in an atom of this element. But you cannot make the electronic configuration of this element because its atomic number is way beyond 20. However, as it is from group 7, it means it must have how many valence electrons? 7 electrons. He's saying reduce the number of occupied electron shells. अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल में आपने एक चीज पढ़ी है, जो ग्रुप नंबर होते हैं दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, राइट. अब टेनिसीन जो है वो ग्रुप 7 में है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ये कौन से पीरियड में है वो पीरियड आप काउंट कर सकते हो. लास्ट पीरियड में प्रोडक्ट टेबल के फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन वाला है, सेकंड पीरियड लिथियम वाला है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड. अगर ये 7 पीरियड में है तो इट मींस इसके पास कितने शेल्स होंगे? 7 शेल्स होंगे, बिकॉज पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम एंड ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. तो अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछता तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, बल्कि हैं. नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स, जिसमें आखिर तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दैट इज 7 शेल्स. तो एक आंसर फ्लोरीन है ना, जो सबसे ऊपर वाला हेलोजन है वो लीस्ट डेंस होगा.
as we go down the group density increases because mass increase हो रहा है ना, atomic mass increase हो रहा है. फ्लोरीन का atomic number 19 है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है. फरियाल 6 किसका होगा? देखो उसने ये नहीं कहा हुआ कि नंबर ऑफ कंप्लीट शेल नहीं पूछा हुआ उसने. नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे एक भी होगा, ऑक्यूपाइड तो हो गया ना इलेक्ट्रॉन से. समझ आई बात? लास्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, बट ऑक्यूपाई तो हुए हुए ना इलेक्ट्रॉन. समझ आई बात? अगर एक भी होगा तो वो शेल काउंट होगा. चलो भाई, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग. हाँ, जिनको ये पार्ट ए समझ नहीं आ रहा, तो समीर इज सेइंग व्हाई डोंट यू यूज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, राइट? व्हेन मास इंक्रीजेस ऑब्वियसली डेंसिटी इंक्रीजेस. और आप याद कर लो डाउन द ग्रुप, मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज होनी है. तो सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी. अच्छा जी, पार्ट डी में कह रहा है ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग. State what is meant by the term covalent bond. A covalent bond is a bond formed due to sharing of electrons, right? For 2 marks you have to write this definition. A bond formed due to sharing of electrons between two bonded atoms. और यार इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की ना जगह नहीं है. वैसे हमने जो नोट्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन लिखी है ना, वो परफेक्ट डेफिनेशन है. उसको भी आप लिख सकते हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर आप यूज करना चाहो वर्ड तो कर सकते हो. बेस्ट तो यही है कि आप सारी पूरी की पूरी बात लिखो. अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा जिस तरह से मैंने पढ़ा है, तो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पूरी डिटेल में बात लिखो. लेकिन उसकी मार्क आपको बगैर 2 मार्क्स जो है ना आपको फ्री में भी मिल जाते हैं, जब आपने बस ऐसे लिख दिया कि बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बॉन्डेड एटम. बट अदरवाइज आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप जो है वो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो. इट इज अ इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड. A covalent bond is a electrostatic force of attraction between nuclei of bonded atoms and shared pair of electrons. ठीक है, इसमें आपके पास एक मार्क जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने का हो जाएगा, और एक मार्क आपके पास बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एक मार्क इसका मिलेगा. क्वेश्चन को देख के आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते कि कोवेलेंट बॉन्ड, अगर वो कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो बेसिकली वो एक्सप्लेन ही करने के लिए आपको कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड. आप इसमें स्टेटमेंट ही लिख रहे हो. आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा है वो एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखा है इसमें, क्योंकि स्टेट कह रहे हैं ना सिर्फ. तो जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी थी आप वो लिखोगे, वो भी बिल्कुल ठीक है. बट हमने जो नोट्स में अपने पास लिखी है वो ये वाली डेफिनेशन लिखी है. इट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड.
तो अगर वो आपसे स्टेट करने के लिए कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें अगर आप नॉन मेटल्स के बारे में भी लिख दोगे, देखो ये ओपन एंडेड है, इसमें अगर आप नॉन मेटल्स के बारे में लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट कहीं पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम जरूर आना चाहिए, और जो एटम्स बॉन्डेड है उनका नाम जरूर आना चाहिए। न्यूक्लियाई का आ जाएगा तो भाई जबरदस्त बात हो जाएगी। देखो पहली वाली मैं पहली वाली भी लिख देता हूँ, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप ये वाली लिखो। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू, अब मैं शायद वर्डिंग आगे पीछे हो गई है, लेकिन बात ये लिखी हुई थी, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स हैविंग shared pair of electrons between them। ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने नीचे लिखी है ना, यही प्रॉब्लम है, जब आप ओ लेवल में तो इतना सिंपल कर करके आपको वो चीजें लिखवा देता है, और जब जैसे ही ए लेवल में जाते हो तो एग्जैक्ट जार्गन्स पे आ जाता है, तो वहां पे आपका जो है वो दुनिया आगे पीछे हो जाती है थोड़ी सी। तो यहीं से आदत डालो बेटा चीजों को सही से समझने की। ये 2 मार्क्स की है, ऊपर वाली भी 2 मार्क्स मिलेंगे, उसमें भी आपने देखो एटम्स की बात कर दी है, और आपने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दी। जी हुजैफा, आपने जो लिखी है वो भी सही है, उसमें भी आपने बॉन्ड फॉर्म एंड टू एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया है ना, शेयर इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, 2 एटम्स भी आ गए, ठीक है। चलें आगे बढ़े। ठीक है, द सेकंड वन, इट इज दैट डेफिनेशन व्हिच इज रिटन बाय द एग्जामिनर इन हिज बुक, इसलिए मैं आपको सेकंड वन प्रेफर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं नेम वन हैलाइड आयन व्हिच ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स कैन डिस्प्लेस। तो ब्रोमीन जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव सारे हैलाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। अब ब्रोमीन से जितने भी नीचे है ना ग्रुप 7 में, उस सबको डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज होती है, और ब्रोमीन से नीचे आयोडीन भी आता है, एस्टेटीन भी आता है, और अभी आपने एक देखा टेनिसिन भी आता है। तो आप आयोडाइड आयन लिख दो ना, आयोडाइड के तो रिएक्शन भी देखे आपने ब्रोमीन के साथ। explained by bromine can displace the halide ion, so bromine is more reactive than iodine, simple। bromine is more reactive than iodine। हैलाइड का मतलब ये होता है कि हैलोजन आयोडीन है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है आयोडीन, तो ईच आयोडीन एटम इन आयोडीन मॉलिक्यूल गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो आई नेगेटिव आइन बना लेता है। जो हैलोजन का या ग्रुप 7 के एलिमेंट का जो आइन होता है उसका एक जनरल नाम होता है हैलाइड आइन। हैलाइड आइन, फ्लोराइड आइन जो होगा वो भी हैलाइड आइन है, क्लोराइड आइन होगा वो भी हैलाइड आइन है, इनका एक जनरल नाम है। इस्माइल बेटा जो डेफिनेशन बता दी है वो याद कर लो, बिटवीन नॉन मेटल्स भी लिख सकते हो, वो तो एक डिस्क्रिप्शन है उसकी, बेटर है जो लिखा हुआ है वो याद कर लो। आगे कह रहे हैं नेम अ सुटेबल हैलाइड कंपाउंड व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हैलाइड आइन हमने कहाँ पे यूज किए हैं, देखो, नेम अ सुटेबल हैलाइड कंपाउंड, तो हमने वाटर के लिए 2 ही कंपाउंड यूज किए हैं बेटा, जो बार बार आपको दिख रहे हैं, कॉपर सल्फेट और कोबाल्ट क्लोराइड। अब कॉपर सल्फेट में तो कोई हैलाइड आइन नहीं है ना, ग्रुप 7 का एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 2 क्लोराइड। नेम लिखने के लिए कहा है ना, तो फॉर्मूला नहीं लिखना, कोबाल्ट टू क्लोराइड इसका पूरा नाम है, बिकॉज कोबाल्ट इज ट्रांजिशन मेटल, तो उसके साथ जो चार्ज है वो 2 करके लिखेंगे हम। और पूरा नाम लिखना, एनहाइड्रस कंडीशन में होगा तो वो एज अ काम करेगा टेस्ट फॉर वाटर। मतलब अगर वो पहले से सिर्फ कोबाल्ट 2 क्लोराइड है,
हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड है तो वो तो उसमें पानी डालोगे तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा ना आपको। अगर उसमें पानी नहीं है, पानी नहीं होता जब कोबाल्ट 2 क्लोराइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एन हाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़े। भाई पार्ट ई जो है वो टेस्ट फॉर वाटर। हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में भी देखा, हमने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में डिटेल में देखा टेस्ट फॉर वाटर को। टेस्ट फॉर वाटर हम दो कंपाउंड से करते हैं, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट से या एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड से। एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट में जब हम पानी डालते हैं तो वो व्हाइट से ब्लू हो जाता है। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड में जब हम पानी डालते हैं तो वो ब्लू से पिंक हो जाता है। पानी डलने से वो कलर चेंज करता है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ वाटर है। ठीक है, एनहाइड्रस कोबाल्ट 2 क्लोराइड क्यों चूज कर रहे हैं इसमें? क्योंकि उसने कहा है वो कंपाउंड बताओ जिसमें हेलाइड हो। तो हेलाइड तो कोबाल्ट क्लोराइड में ही है ना, क्लोरीन क्लोराइड आइन। कॉपर सल्फेट में तो कोई हैलोजन नहीं है। बिल्कुल, अगर हमें इसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखनी होती है तो हम कोबाल्ट 2 क्लोराइड में जब वाटर डालेंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड विद 6 मोल्स ऑफ वाटर। कॉपर 2 सल्फेट में 5 मोल्स ऑफ वाटर आते हैं। Hydrated copper 2 sulfate is with 5 moles of water, right? Colors इनके, this is pink in color, hydrated cobalt 2 chloride, and hydrous cobalt 2 chloride is blue in color. Copper 2 sulfate without water, which is anhydrous copper 2 sulfate, is white in color, and hydrated copper 2 sulfate is blue in color. चले आगे। शफीक, हो गया तुम्हारा? जी बेटा, एक्स की वैल्यूज निकलवा सकता है वो अलग क्वेश्चन बनता है। उसमें अगर आपसे कह के पूरे हाइड्रेटेड सॉल्ट का जो मास है वो मोलिकुलर मास दे देता है, उसमें से आप सिर्फ कॉपर सल्फेट का मास निकाल के माइनस करोगे तो मोल्स ऑफ वाटर का मास आ जाएगा। अगर ये एक्स मोल्स ऑफ वाटर है तो वाटर के एमआर से उस मास को डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। चलो भाई, जी भाई कोबाल्ट इसलिए कि उसमें क्लोराइड है। आगे कह रहे हैं ये आपने कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर द आयंस इन कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम इज अ ग्रुप 2 मेटल। अब कैल्शियम जो है वो पीरियड 3 का है, राइट? सॉरी, पीरियड 4 का है। बट जब वो कैल्शियम आयन बनाता है तो इट इज लेफ्ट विथ हाउ मेनी पीरियड्स, सॉरी हाउ मेनी शेल्स? 3 शेल्स। कैल्शियम आयन जब बनेगा तो उसमें चार्ज तो 2 पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसके बाद जो शेल्स होंगे ना वो 3 शेल्स होंगे। तो इन्होंने लास्ट शेल नहीं बनाया हुआ है इसका। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उसका जो लास्ट शेल था कैल्शियम एटम का, उसके पास जो थे वो 1 इलेक्ट्रॉन था। वो 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है। जब उसने लूज कर दिया है तो उसका जो लास्ट शेल है वो खत्म हो गया। तो इससे पीछे वाला जो शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। सिमिलरली क्लोरीन एटम is from period 3, right? Chlorine has 3 shells, 2,8,7. It gains electron in its last shell, जिसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पहले से है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। दोनों क्लोरीन एटम जो दो, एक लेफ्ट पे बनाया हुआ है एक राइट पे बनाया हुआ है, दोनों के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से लास्ट शेल में थे। दे विल गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम, जो कि क्रॉस से बनेगा, क्योंकि कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से है ना। और दोनों पे चार्ज क्या आएगा? -1 -1। आगे बढ़े। रेहान, ये पता नहीं कहाँ से लाए हो बीच में, लेकिन ये सही लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो लिखा है अच्छा लग रहा है।
लेकिन आया कहाँ से है ये इस पेपर में? अच्छा, आगे वाले उस क्वेश्चन में। ओके ओके ओके। खुद ही लिखा है। चलो मैं बता रहा हूँ। एक्वस लेड टू आइंस आर एडेड टू एक्वस क्लोराइड आइंस। ठीक है। A white precipitate of insoluble lead 2 chloride is formed. अब lead 2 chloride is an insoluble salt. Remember we studied all chlorides are soluble except for lead 2 chloride and silver chloride. ठीक है। इसमें कह रहा है आपसे name a lead 2 chloride compound, sorry, name a lead 2 compound which can be used in this reaction. तो आपने lead 2 ions को कहां से लेकर आओगे? कोई लेड का सॉल्युबल सॉल्ट लाओ ना, तभी तो लेड आइंस अलग होंगे और क्लोराइड आइन के साथ जाके बॉन्ड बना के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे लेड टू क्लोराइड का। तो लेड का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट बता दो। और अगर आपको ये पता है ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो लेड का कोई नाइट्रेट सॉल्ट ले लो, जैसे लेड टू नाइट्रेट ले लो। लेड टू नाइट्रेट पूरा लिखना, नेम लिखना है ना, फॉर्मूला नहीं मांग रहा है वो। राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स। अब देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट है लेड टू क्लोराइड PbCl2 फॉर 3 मार्क्स। देखो आयनिक इक्वेशन आपने सही लिखनी है, वर्किंग के मार्क्स नहीं होते इसमें। और मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपने बेटा लेड टू सल्फेट स्माइल इनसॉल्युबल होता है ना, all sulfates are insoluble except all sulfates are soluble except for calcium sulfate, lead 2 sulfate and आपका बेरियम सल्फेट। लेड टू सल्फेट इनसॉल्युबल है, हमें सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट की लेड टू ऑक्साइड भी इनसॉल्युबल होगा। ऑल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड्स। लेड इज नॉट अ ग्रुप 1 मेटल, so the best possible answer is lead 2 nitrate because all nitrates are always soluble. तो आप नाइट्रेट लो ना, आंखें बंद करके नाइट्रेट लो। ठीक है जी। अच्छा, आग जब देखो हमने जब आयनिक इक्वेशन बनानी होती है ना इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो आयनिक इक्वेशन का एक पूरा प्रोसेस पड़ा है, लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट की आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए ना आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपने राइट हैंड साइड पे उस इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखो, PbCl2 है ना, लेड टू क्लोराइड। लेफ्ट हैंड साइड पे इस कंपाउंड में जो आइंस है, लेड टू आइन है तो Pb2 पॉजिटिव आइन, क्लोराइड आइन है Cl-1 आइन। आइंस का स्टेट सिंबल लगाओ एक्वस, और जो सॉल्ट है इनसॉल्युबल है उसका सॉलिड। और अगर इक्वेशन को बैलेंसिंग की नीड है, जैसे राइट हैंड साइड पे लेड 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेड 1 है, बट ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव क्लोरीन 2, तो क्लोराइड के साथ हम क्या लगा देंगे? 2 मोल्स। बन गई। यस, दिस इज ओनली फॉर द इनसॉल्युबल सॉल्ट। और न्यूट्रलाइजेशन की आयनिक इक्वेशन आप याद रखो, H पॉजिटिव आइन OH नेगेटिव आइन फॉर्मिंग वाटर। उसके अलावा अगर कोई आयनिक इक्वेशन आएगी ना तो अनफॉर्चुनेटली आपको पूरी बनानी पड़ेगी। एटीपी अब हाँ, नेक्स्ट क्लास से ना हम लोग भाई एटीपी करेंगे बस। एटीपी करेंगे और आपका जो एग्जाम से एक दिन पहले और दूसरे दिन हम पेपर 2 और करेंगे। बट अब बाकी डेज हम एटीपी करेंगे, और एटीपी के लिए हमारे पास मिड में भी टाइम मिलेगा तो वहां भी हम एटीपी करते जाएंगे। अहमद वर्कशॉप जो है वो 26 और 27 को है। और बाकी जो है वो आपकी पेपर 4 के लिए फिर मई में होगी, पेपर 4 से पहले। फिजिकल वंस जो है इनकी भी डेट्स जो है वो फ्राइडे और सैटरडे है। कमिंग फ्राइडे सैटरडे। चलें आगे बढ़े। हसन बता देंगे आपको, बेटा आप लोग तो लोग हैं ना।
अच्छा आगे कह रहे हैं नेम अदर इनसॉल्युबल क्लोराइड। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड इज अ वेल नोन इनसॉल्युबल क्लोराइड। ठीक है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, दो ही तो हमने क्लोराइड्स पढ़ी इनसॉल्युबल। अच्छा सिल्वर के साथ हम चार्ज नहीं लिखते, मतलब सिल्वर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिल्वर का और जिंक का फिक्स होता है, सिल्वर आइन और जिंक 2 पॉजिटिव आइन। नहीं शब्बीर, नहीं होती फिक्स, बनानी पड़ती है आप। बैलेंसिंग मस्ट है करना बेटा, बैलेंस नहीं होगा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा इक्वेशन का। चलो भाई आगे, दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसिड बेसिस एंड अल्कलीज। टेबल 3.1 shows the pH values of some substances. Define the term base. तो बेस को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? बेस जो होती है वो क्या होती है? सब्सटेंस that accepts a proton, or simply you can just write it is a proton acceptor. Base is a proton acceptor and acid is a proton donor. State what is meant by the term alkali. Alkali क्या होती है? Soluble bases are known as alkalis. Soluble bases, or you can also write metal hydroxides. That accepts a proton, क्योंकि अल्कली भी तो बेस ही है ना, वो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। हाइड्रोक्साइड आइन का भी लिख सकते हो, a substance that gives hydroxide ions in aqueous solution, बिल्कुल लिख सकते हो अल्कली की डेफिनेशन। substance that gives hydroxide ions in aqueous solution, aqueous solution जरूर लिखना फिर इसके साथ। ठीक है हसन, which donates hydroxide ion, ये भी लिख सकते हो। Next is saying thymol phthalate is an indicator. State the color change of thymol phthalate. अब thymol phthalate के कलर्स हमने एसिड और अल्कली में याद किए हुए। एसिड नीचे वाला एसिड है, ऊपर वाला अल्कली है। तो एसिड में इसका कलर हमने याद किया हुआ है, थाइमोल फिथलीन। एसिड में इट स्टेज कलरलेस एंड अल्कलीज में इट इज ब्लू इन कलर। नहीं आपको बेटा दो आंसर्स नहीं लिखने होते, अगर आप कंफ्यूज हो तो लिख देना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने स्लैश करके लिखे हुए। तो आपने जो है ना कोई एक ही लिखना होता है, आपको स्लैश स्लैश करके लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो ना तो और करके लिख दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा किसी एक क्वेश्चन में या दो क्वेश्चन में तुमने किया हुआ है तो ठीक है, हर क्वेश्चन में और करके लिखा हुआ है ना, तो फिर वो ऐसा लगेगा आप कंफ्यूज हो, तो चेक करने वाला जो है ना फिर वो हर जगह में मार्क्स नहीं देगा आपको। और उससे बड़ी बात कि चलो वो मार्क्स दे भी देता है आपको और लिखने की, क्योंकि आप टेक्निकली कोई चीज गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपने कोई स्लैश करके और करके आंसर कर दिया है ना, तो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस है नहीं जिससे वो मार्क्स काट सके। लेकिन आपका पेपर का टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाएगी सारी, क्योंकि आप डबल डबल आंसर लिख रहे होगे ना। नहीं कैंसिल नहीं कर सकता वो पेपर, क्योंकि आपका क्या कहते हैं, कोई टेक्निकली देखो मार्किंग की जो है ना वो इस तरह से डिजाइन नहीं है कि गलत आंसर लिखने का मार्क काटे। तो अगर आंसर सही है तो उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। अगर बीच में आपने कोई गलत चीज लिख दी है तो वो मार्क्स माइनस नहीं कर सकता। ठीक है, अनटिल और अनलेस क्योंकि आपने कोई बहुत ही कोई फजूल बात ऐसी कर दी है जिससे आपका पेपर होल्ड हो जाए, मतलब फजूल बात आउट मतलब अनरिलेटेड कोई बात कर दी है, जैसे इंग्लिश में कुछ बच्चों ने कभी ऐसे लिखा है तो वो बहुत ही वायलेंट ऐसे लिख दिए हैं, तो उस पर मैंने सुना था कि शायद पेपर होल्ड हुआ था, बट
इस तरह की चीज जो है वो हमारी मतलब टेक्निकली आप अगर कोई अल्कली की दो डेफिनेशन भी लिख देते हो तो जो सही वाली है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन हर क्वेश्चन में ये हरकत करनी नहीं है आपने, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगी सारी। तो जो सही वाला है उस पर मार्क्स मिल जाएगा भाई। अच्छा जी, यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.1 टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। अब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस कौन देगा? जिसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका पीएच सबसे कम होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का पीएच सबसे कम होता है ना। तो सबसे कम पीएच जो है वो नाइट्रिक एसिड का है। नाइट्रिक एसिड का पीएच सबसे कम है इसलिए क्योंकि इसने सबसे ज्यादा एच पॉजिटिव आयन दिए हुए। This is HNO3 or explanation is it has lowest pH. Name an indicator which can be used to identify the substance with the highest concentrations of H positive ions. अच्छा, अब हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस वही वाली चीज जिसके पास आपका क्या कहते हैं लोवेस्ट पीएच है। तो कौन सा इंडिकेटर है जिससे आप पीएच मेजर कर सकते हो या एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है? क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं देखना कि एसिड है या नहीं, वो एसिड में भी उसका पीएच क्या है, उस किसमें ज्यादा एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, अगर वो मेजर करना है तो फिर हमारे पास क्या बचता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, आगे बढ़े। आप पीएच मीटर भी हम यूज करते हैं, लेकिन बेटा आप कभी भी आंसर में पीएच मीटर नहीं लिखोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखोगे। अगर वो सेकंड चीज पूछता है अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सल इंडिकेटर तो फिर आप पीएच मीटर लिख सकते हो, वरना आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर ही लिखना है। अब इस पे आप टेक्निकली लॉजिकली ये बात कर सकते हो कि व्हाई नॉट पीएच मीटर, लेकिन जैसे सिलेबस है डिजाइन हमने वैसे चलना है। ठीक है जी। कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द डिसोसिएशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अभी वीक एसिड है, वीक एसिड जब आयनाइज होता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन बनता है ना। ये ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है या आयनाइज होता है? जो सी डबल ओ एच के साथ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो वैसे इस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी है, लेकिन जो सी डबल ओ एच के साथ हाइड्रोजन है वो आयनाइज होता है। तो इट गिव्स यू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इनके नाम भी वैसे पता होना चाहिए, जैसे ये एसिड जो है वो इथेनोइक एसिड है, तो इससे जो नेगेटिवली चार्ज आयन बन रहा है वो इथानोएट आयन। नेक्स्ट इज आस्किंग राइट द आयनिक इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कली। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की आयनिक इक्वेशन आपको याद रखनी है, बनाने की जरूरत नहीं है। H पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन फॉर्मिंग वाटर, वाटर का स्टेट सिंबल लिक्विड, आयंस का स्टेट सिंबल हमेशा एक्वस। और ये बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। हसन बेटा देखो, इथेनोइक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड की आयनाइजेशन पड़ी थी। जब ये आयनाइज होगा तो जो आखिरी वाला टू के साथ हाइड्रोजन होता है वो आयनाइज होके बाहर आ जाता है ना, मतलब एसिड आयनाइज होगा टू के फेज पॉजिटिव आयन, और वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे मॉलिक्यूल पे लीव करके आएगा, तो वो उस पर हुआ था इनका, मैं आपको ऐसे रिकॉल करवा रहा हूँ। कल को वो प्रोपेनोइक एसिड दे दे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? प्रोपेनोइक एसिड विल आयनाइज टू गिव C2H5 C डबल ओ नेगेटिव प्रोपेनोइट आयन, और जो C डबल OH के साथ आखिरी हाइड्रोजन है वो बाहर आ जाएगा, H पॉजिटिव आयन बना लेगा। अच्छा जी, मोल्स आ गया। देखो बेटा, मोल्स का क्वेश्चन जो है तुम लोग परेशान नहीं होना, मोल्स के क्वेश्चन आसान होते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप जो आपसे चीजें पूछ रहा है ये तो क्वेश्चन आसान है, वरना पता है अगर ये स्टेप्स नहीं गिवन होते ना, तो ये अगर ये कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कहीं पे दिख रहा है ना तो मैं डायरेक्ट इसके मोल्स निकाल लेता पहले।
और फिर मैं स्टोइचियोमेट्री लगा के दूसरे सब्सटेंस के मोल्स निकालता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है तो मैं पहले उसके मोल्स निकालता, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से नाइट्रिक एसिड के साथ कितने रिएक्ट होंगे मोल्स वो निकालता हूँ। नाइट्रिक एसिड के मोल्स निकाल के उसकी वॉल्यूम गिवन है, तो मैं कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के कंसंट्रेशन निकाल लेता। उस पूरे क्वेश्चन में भी यही करवाया हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप उसने। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जो हम काम कह रहे हैं ना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों गिवन है, तो आप इसका कंसंट्रेशन और वॉल्यूम यूज करके मोल्स निकालो, जल्दी से बताओ कितने आ रहे हैं। N इज इक्वल्स टू C इंटू V करेंगे ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कंसंट्रेशन है 0.015, वॉल्यूम है 20 cm³ डिवाइड बाय 1000, कितना आ रहा है मोल्स? 3 एक्सपोनेंट -4। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो 2 मोल ऑफ, इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स आए वो 3 एक्सपोनेंट -4 है, तो 3 एक्सपोनेंट -4 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड will react with x moles of nitric acid। ये वैल्यू आ जाएगी 6 एक्सपोनेंट -4। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन निकालो। अब कंसेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स आपने ऊपर निकाले इसके 6 एक्सपोनेंट -4, वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का देखो ऊपर गिवन है विच इज 25 सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिवाइड बाय 1000 कर देना, डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी। कितनी आ रही है कंसेंट्रेशन? 0.024 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या हुआ है, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ग्राम पर डीएम। अब कोई शुरू में मुझसे पूछ रहा था ना कि ग्राम पर डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है मोल पर डीएम क्यूब को, तो देखो कंसेंट्रेशन अगर मोल ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब है तो इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होगा। अगर हम कंसेंट्रेशन को मास पर वॉल्यूम कर देंगे तो वो ग्राम पर डीएम क्यूब हो जाएगा। भाई मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हो, मतलब या मास को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, मतलब अगर मैं ग्राम पर डीएम क्यूब को डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करूंगा तो वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मोल पर डीएम क्यूब को मैं मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास करूंगा तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपने मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो जो कंसेंट्रेशन आपके पास आई है 0.024, इसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किस चीज के मॉलिक्यूलर मास से? कंसेंट्रेशन किसकी? नाइट्रिक एसिड की है ना। नाइट्रिक एसिड का मान निकालो। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन इज 1 इंटू 14, ऑक्सीजन इज 3 इंटू 16, 63 बन रहा है। कंसेंट्रेशन 0.024 जो कि मोल पर डीएम क्यूब में है, इसको जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे एमआर से तो वो ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज 1.512 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, देखो बेटा ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ईथर का क्वेश्चन मतलब बना हुआ आ सकता है, जैसे अल्कोहल के बहुत सारे आइसोमर्स के क्वेश्चन आते हैं ईथर वाले पेपर 1 में। सही है भाई, समझ आ गया मोल्स का क्वेश्चन सबको? आगे बढ़े। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है,
उससे मोल पर डीएम क्यूब में कंसंट्रेशन आएगी। कभी कभार कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में पूछ लेता है। तो आपके पास ग्राम पर डीएम, मोल्स को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एमआर। अगर आप मास को एमआर से डिवाइड करोगे तो मोल्स बन जाएगा। इसी तरह अगर मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मास बन जाएगा। अगर मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से, तो वो ग्राम में बन कन्वर्ट हो जाएगा। डीएम क्यूब तो अपनी जगह पे कॉमन कांस्टेंट है ना, उसको थोड़ी हम छेड़ रहे हैं। और अगर ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब बनाना है तो उल्टा कर दो, ग्राम को एमआर से डिवाइड कर दो। जो कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में अगर गिवन है, जैसे ये 1.512 आई है ग्राम पर डीएम क्यूब, इसको डिवाइडेड बाय एमआर दोबारा कर दो तो वो दोबारा मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल मैथ्स। चलो भाई, क्वेश्चन 4 में कह रहा है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मिथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, एस्टर बना रहा है। एक्स रिप्रेजेंट द एस्टर फॉर्म, नेम दिस। अच्छा, इन द इक्वेशन मिथेनोइक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, तो कह रहा है कि इस फॉर्मूला को बताओ क्या कहते हैं। अगर हम सारे एटम्स अलग अलग करके लिख रहे हैं और सारे बॉन्ड शो नहीं कर रहे तो ऐसे फॉर्मूला को क्या कहते हैं? पार्ट 1 ही कर रहे हैं अभी बेटा, वही बता रहा हूं। भाई जल्दी जवाब दो ना, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, टाइप ऑफ फॉर्मूला पूछ रहे हैं। वो तो उसने बता दिया ना, एसिड है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर मिथेनोइक एसिड को हम इस तरह से लिखें HCOOH, इस तरह से लिख सकते हो और स्ट्रक्चर बना सकते हो पूरा। H कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, जब सारे बॉन्ड शो करते हो तो उस फॉर्मूला को हम डिस्प्लेट फॉर्मूला कहते हैं। जब आप बॉन्ड शो नहीं करते सारे तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। राइट भाई, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जो टाइप ऑफ कंपाउंड होता है ना, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सबने नहीं कहा हुआ था। लेकिन अभी बेटा अब आगे बढ़ गए, मेरे ख्याल से क्लास के एंड पे पूछ लेना वो क्वेश्चन। राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द मिथेनोइक एसिड। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपने सिंपल रेशियो लेना होता है। अब इसका सिंपल रेशियो कैसे लिखा? कार्बन इसमें 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हो क्योंकि कार्बन 1 है ना, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। बट यू कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाई इट बिकॉज कार्बन 1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, CO2H2। नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ एस्टर एक्स। अब जो एस्टर एक्स बनेगा उसमें क्या होगा? जो मिथेनोइक एसिड है सारे बॉन्ड शो करने हैं इसमें, और जो अल्कोहल है उसका OH। ये पहले ना पेंसिल से बना लिया करो, क्योंकि आप अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे तो पहले पेंसिल से बना लो। उसके बाद आपको पता है कि जैसे कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H निकल के वाटर बनाएगा। कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला कार्बन है वो अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा। राइट, नाम क्या होगा एस्टर का? अल्कोहल है हमारे पास इथानॉल, तो अल्कोहल के नाम के साथ वायल आ जाएगा इथाइल, और एसिड है मिथेनोइक एसिड, तो ये बन जाएगा इथाइल मिथानोएट।
हाँ, इथेनॉल से OH निकाल दो चाहे कार्बोक्सिलिक से OH निकाल दो, एक ही बात है, अल्टीमेटली बनना वही है। Next, he is saying the reaction is a reversible reaction and reaches an equilibrium with a closed system. State what is meant by the term closed system. अब closed system वो सिस्टम होता है जिसमें से कोई चीज बाहर ना जाए और अंदर भी ना आए, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवाने के लिए जरूरी है ना कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है वो एक ही जगह पे रहे। अगर वो आगे पीछे चले गए तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कैसे कन्वर्ट होगा या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। नथिंग शुड एंटर और लीव द सिस्टम। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के लिए क्या जरूरी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन must be equals to rate of backward reaction and concentration of reactant product becomes constant. Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction and concentrations of reactant and products become equal. चले आगे। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो हमने बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन चलो बता दो आंसर जल्दी जल्दी। Complete table 3.1 to show the effect, if any, on the concentration of X at equilibrium for each change of condition. Factors affecting position of equilibrium वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, कम करने से क्या फर्क पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए आपको ये पता है क्या, इफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट साइड और डिक्रीज करने से लेफ्ट पे जाता है। अगर एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेफ्ट पे जाएगा और कम करने से राइट पे जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स जो है वो प्रोडक्ट साइड पर है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगी, तो एक्स की वैल्यू की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब राइट पे जाएगा तो एक्स ज्यादा बनेगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनोइक एसिड HCOOH की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो रिएक्टेंट साइड पर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो अगेन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनोइक एसिड बढ़ाएंगे तो राइट पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसने कम किया हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है। डिक्रीज करोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, तो एक्स जो है वो प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट साइड पे आएगा, तो एक्स कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। फिर कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ HCOOH एंड CH3CH2H आर डिक्रीज। दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पर ही आएगी ना। अगर लेफ्ट पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, तो एक्स अगेन डिक्रीज होगा। द कैटलिस्ट इज रिमूव, कैटलिस्ट डालने से या ना डालने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेट ऑफ अ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, तो नो इफेक्ट। भाई फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, वो इस तरह से पता है क्योंकि इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है,
और जब भी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ इंथैल्पी चेंज गिवन होता है तो वो बाय डिफॉल्ट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ही होता है। नेगेटिव गिवन है तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। चलें आगे। अच्छा, इसके आखिर में कहीं ईथर वीथर का नाम ले लिया है, आप लोग परेशान हो रहे हो। मैं ये क्वेश्चन 5 है ना, क्वेश्चन 5 में ही है। चलो कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ही पूरा कर लेते हैं ना। इसमें कह रहा है सजेस्ट व्हाई ब्यूट 1 डिफ्यूजेस क्विकर देन ब्यूटेन। ब्यूट 1 ब्यूटीन है C4H8। ब्यूटेन जो है उसका फॉर्मूला होता है C4H10। तो ब्यूटीन जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास कम है ना, तो वो फास्टर डिफ्यूज करेगी। ब्यूट 1 हैज लोअर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं होते, सिर्फ एस्टेरिफिकेशन रिवर्सिबल होता है और आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिवर्सिबल होता है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी मेटल के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ या अल्कली के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो इरिवर्सिबल ही होगा। और कंसंट्रेशन का इफेक्ट तो सबसे सिंपल कंसंट्रेशन का इफेक्ट ही होता है कि अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे लेफ्ट साइड पे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो लेफ्ट पे जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। राइट पे बढ़ा रहे हो ना प्रोडक्ट, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो राइट पे जाएगा। तो अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो नाम से उसने बोला हुआ है, अगर हम मिथेनोइक एसिड जो कि रिएक्टेंट साइड पर है उसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना। कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते वक्त एंडो एक्सो को नहीं देखना। प्रेशर का इफेक्ट देखते वक्त आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को देखते हो। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते वक्त आप एंडो और एक्सो को देखते हो बस। वाटर रिमूव करने से इक्विलिब्रियम कहाँ पे जाएगा, वो अब्दुल्ला आप बताओ मुझे। अगर मैं वाटर को कम करता हूँ तो वाटर प्रोडक्ट साइड पे है, उसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो समझ आ गया। आगे कह रहा है 5 के पार्ट बी में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन ब्यूटेन अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब उसकी कंप्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। One molecule of butane reacts with one molecule of chlorine in the presence of ultraviolet light. During the reaction, one hydrogen atom in butane is replaced by one chlorine atom. Name the type of reaction which needs ultraviolet light. वो रिएक्शन जिनको लाइट रिक्वायर्ड होती है उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये वाला फोटोकेमिकल रिएक्शन जो एल्केन्स के साथ क्लोरीन का हो रहा है इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लाइट क्यों चाहिए होती है, टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अल्ट्रावायलेट लाइट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन वन एटम ऑफ क्लोरीन रिप्लेसेस वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन अल्केन के साथ होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
and determine how many different structures isomers can form during this reaction. तो ब्यूटेन में अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगाओगे, जैसे ब्यूटेन का फॉर्मूला में 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अगर आप एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन लगाओगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप डिफरेंट आइसोमर्स बना लो। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि मैं फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हटा के अगर उसकी जगह पे क्लोरीन लगाता हूँ तो एक आइसोमर तो ये हो गया। सेकंड एक पॉसिबिलिटी यह है कि मैं सेकंड कार्बन पे भी जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनमें से कोई हाइड्रोजन हटा के अगर क्लोरीन लगाता हूँ तो एक आइसोमर तो ये हो गया, क्योंकि पहले वाले को अगर आप फ्लिप करोगे तो सेकंड वाला तो नहीं बन सकता ना, तो ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स हैं। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से करूं कि जो थर्ड कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन हटा के उस पे एक क्लोरीन लगाऊं तो क्या ये एक नया आइसोमर होगा? नहीं, ये वाला आइसोमर आइसोमर 2 जैसा ही है, क्योंकि आइसोमर 2 को फ्लिप करोगे तो ऊपर वाला आइसोमर 2 बन जाएगा, इसलिए मैंने उनको 2 2 बोल दिया, क्योंकि ये डिफरेंट आइसोमर्स नहीं है, दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अगर आप कहो कि अगर हम लास्ट वाले हाइड्रोजन मतलब लास्ट वाला जो कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएं तो क्या वो अलग आइसोमर बनेगा? नहीं, वो भी आप बना चुके हो। कौन सा वाला? जो फर्स्ट वाला आपने बनाया हुआ है तो यही तो है। फर्स्ट वाले को फ्लिप करो, जो आखिर में बनाया है वही बन गया, तो इनको फिर एक एक ही काउंट करेंगे। तो ऐसे टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? एक तो पहला वाला और एक दूसरा वाला। देयर आर ओनली 2 आइसोमर्स पॉसिबल विद मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्यूटेन, मतलब एक क्लोरीन लगा के आप 2 ही आइसोमर बना सकते हो। ठीक है। कार्बन को ब्रांच क्यों करोगे? उसने आपसे रिएक्शन में क्या बोला है कि हाइड्रोजन हटा है और क्लोरीन लगा है, तो ब्रांचिंग कैसे हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है ना। हाँ, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अभी जो ऊपर रिएक्शन चल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है ना, उसी की तो बात कर रहा था कि हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन लगा है, तो मैं कार्बन की ब्रांचिंग क्यों करूंगा? बेटा एक्टिवेशन एनर्जी तो डिक्रीज कैटलिस्ट करता है ना। रिएक्शन मिनिमम एनर्जी जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी, तो अल्ट्रावायलेट लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए। आगे बढ़े, बस खत्म कर रहे हैं, ये हमारा आखिर का आई थिंक एक पार्ट रह गया है, 5 मिनट और लगेंगे। इसमें कह रहे हैं नेम एंड ड्रॉ द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ द 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो हमने जो दो प्रोडक्ट बनाए वो जो ऊपर हमने चारों ही प्रोडक्ट बना दिए, इसी के कह रहे हैं ना। अच्छा नहीं, ये 2 जो है वो ऊपर वाला था। जो पार्ट डी है उसमें कह रहे हैं when but money reacts with steam, two possible products form, identify the type of catalyst which is used in this reaction। तो ब्यूटीन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं, किसी भी अल्कीन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो अल्कोहल बनाते हैं, और जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं ना, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। तो आप चाहो तो उसका फॉर्मूला लिख दो या चाहो तो उसका नाम लिख दो। अगर सिर्फ एसिड भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है। अब जब ब्यूटीन हमारे पास जो है वो ब्यूट वनीन है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ब्यूट वनीन ये है ना, इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना है जब अल्कोहल बने। तो ब्यूट वनीन से दो तरह के हम अल्कोहल बना सकते हैं। देखो डबल बॉन्ड जब अल्कोहल बनेगा तो डबल बॉन्ड जो है वो खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है उसमें से किसी एक कार्बन पे एच लगेगा, किसी एक कार्बन पे ओ एच लगेगा। अगर फर्स्ट कार्बन पे एच लगा है तो सेकंड कार्बन पे ओ एच लग जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि फर्स्ट कार्बन पे ओ एच लग जाए और सेकंड कार्बन पे एच लग जाए,
ये दोनों अल्कोहल एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। पहले वाले का नाम क्या पढ़ा है हमने, जैसे प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन वन ऑल था, इसी तरह से ब्यूटेन वन ऑल और ब्यूटेन टू ऑल। पहला वाला ब्यूटेन टू ऑल है हमारा वाला, और दूसरा वाला ब्यूटेन वन ऑल, क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है। ठीक है। ब्यूट वन इन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, एल्कीन है ना, ईन है। तो जब एल्कीन पॉलीमराइजेशन करता है तो वो जो पॉलीमर होता है वो एडिशन पॉलीमर होता है, और पॉलीमराइजेशन क्या कहलाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। से द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ड्रॉ द पार्ट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल टू शो 3 रिपीट यूनिट्स। अब देखो, जब हम ब्यूटवनीन से पॉलीमर बनाएंगे तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके राइट और लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन है, ऊपर नीचे करके लिख देंगे। सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, और बाकी की पूरी ये 2 कार्बन की चेन अटैच्ड हुई हुई है, तो इसको हम C2H5 कंडेंस करके लिख देते हैं, राइट। अब वो कह रहा है कि 3 रिपीट यूनिट्स बनाने हैं, तो ऐसे में 3 मोनोमर्स बनाऊंगा, और इनके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड करेंगे, और कार्बन कार्बन के आपस में बॉन्ड ज्वाइन कर देंगे, और आखिरी वाले कार्बन के कंटिन्यूटी बॉन्ड्स। 3 रिपीट यूनिट बनाने थे ना। चले आगे। भाई देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन 2 जो है हुजैफा, उसके राइट साइड पे 2 कार्बन और 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। तो या तो आप उसको यूं करके लिखो तो वो बड़ा मैस्टअप हो जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं है। या तो आप सारे यूं यूं करके लिखो नीचे। या मैं कह रहा हूँ कि इनको डिस्प्लेट फॉर्मूला तो नहीं कह रहे हैं ना, तो आप इनको कंडेंस कर दो। कंडेंस मतलब सारे कार्बन और हाइड्रोजन मिला के लिख दो। आगे बढ़े। जैफा बेटा, पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो बहुत मुश्किल होगी। मैं आपके लिए बना देता हूँ, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा नहीं बनाना। तो ये जो C2H5 है, तो इधर 2 कार्बन होंगे ना, आप C2H5 लिखोगे, इस तरह से नहीं करके बनाना, वो खतरनाक काम है, गलतियां कर जाओगे उसमें। नहीं, फोटोकेमिकल की जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते, सब्स्टिट्यूशन अलग पार्ट में पूछा हुआ है। तो जैफा इतना कर लेना, चलो ये जो सी पहला कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन है यूं करके कर दो, ये भी चल जाएगा। ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, इसमें गलतियां इतनी नहीं होंगी, ऐसे कर देना। ऐसे समझ आ गया। प्रीवियस पार्ट में डिस्क्रीट फॉर्मूला पूछा हुआ था किसमें, इसमें एक एक मार्क देखो कट गया मेरा। इसमें ना OH का भी बॉन्ड शो करना होगा भाई। डिस्प्लेट फॉर्मूला पूछा हुआ है ना, थैंक यू मंतशा। और एच का बॉन्ड शो नहीं करोगे तो मार्क्स काट लेगा वो। ठीक है जी। यार ईथर वाला कहाँ है इसमें सवाल, हम लोग ईथर ईथर कह रहे थे। खत्म हो गया पेपर तो। सही है भाई, चलो जा सकते हो अब।
थर्सडे से हम लोग एटीपी पे फोकस करेंगे। आप लोगों को एटीपी की एक प्लेलिस्ट भेजी हुई है, उसमें एटीपी के थोड़े टॉपिकल क्वेश्चंस हुए हुए हैं, जब तक वो देख लो। उसके बाद हम ईयरली स्टार्ट करेंगे एटीपी का। ओएच बॉन्ड नहीं, जब डिस्क्रीट फॉर्मूला कहेगा ना और ओएच है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करोगे बीच में। जमाई को क्वेश्चन मुझे भेज दो फिर क्या है। पेपर 4 ही तो कह रहा हूँ शब्बीर, वही तो एटीपी होता है। कमिंग क्लास से हम लोग थर्सडे को फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे हम लोग एटीपी करेंगे, सैटरडे भी एटीपी करेंगे। फिर जब आप लोग एग्जाम अच्छा, जो आईजी वाले हैं वो जरा मुझे अपने पेपर की डेट्स बता दो। उनकी डेट्स अलग है ना, पेपर 2 और पेपर 4 की। नहीं समीर, ईथर इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, उसने कभी कभार वो कुछ कंपाउंड दे देता है, उनका नाम बता देता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है।